सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पूर्व चीफ साइंटिस्ट रह चुकी हैं ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जिनको अभी भारत सरकार ने टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया है। वैसे ये आईसीएमआर की पूर्व महानिदेशक भी रह चुकी हैं। और आपको बता दूं, भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं एमएस स्वामीनाथन, ये उनकी बेटी हैं। और वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड टीबी डे ये कब होता है, 24 मार्च को, और टीबी को खत्म करने का हमारा लक्ष्य क्या है, 2025 का है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा, और पीवी सिंधु से याद आएगा, ये हमारी बैडमिंटन प्लेयर हैं, और अभी इनको स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। वैसे अभी ये पेरिस ओलंपिक 2024 में हमारी फ्लैग बियरर, ध्वजवाहक भी बनी है शरद कमल के साथ। बाकी देखो, एलिसा माद्राजो ये मैक्सिको से हैं, अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ये हेड बनी है। और सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी ये बनी है, मुख्य सचिव। बाकी WHO की बात करें, स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड हो गया, और डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। आपको याद होगा, अभी WHO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक AI डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है, साराह। और गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको 2027 तक यानी कि 4 सालों के लिए WHO के बाहरी लेखा परीक्षक एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया। और WHO ने बताओ किसे दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक बनाया, साइमा वाजेद को, ये बांग्लादेश की हैं। और WHO ने ही निमहंस नामक संस्थान को, जो कि भारत का है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया था। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा स्पेस एक्स ने। तो अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, ये एलन मस्क की स्पेस कंपनी है, और अभी इसी ने ये पोलरिस डॉन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। अब इस मिशन में क्या होगा, तो इसमें आपको स्पेस में लेकर के जाएंगे और आपको वहां पे स्पेस वॉक करवाएंगे, अंतरिक्ष में चहलकदमी आपसे करवाएंगे। और इस मिशन में एक बार में 4 व्यक्तियों को ये लेकर के जाएंगे। तो ये है पोलरिस डॉन मिशन। अच्छा, इसी तरह से कुछ और मिशन में आपको याद दिलाऊं, तो एक तो भारत का जो पहला अभी सौर मिशन लॉन्च हुआ था, उसका नाम क्या है, आदित्य L1। स्पेस मिशन शुरू किया था नासा ने, जिसका उद्देश्य है ओशियंस और एटमॉस्फेयर की स्टडी करना। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से चट्टाने यानी कि सैंपल प्राप्त करने वाला, ये लेकर के वापस आने वाला पहला देश कौन सा बना, तो चाइना बना। और इसके लिए इसने कौन सा मिशन लॉन्च किया था, चांग E6 मिशन। वैसे चाइना के चांग E7 मिशन में हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए अभी 2 देश शामिल हुए हैं। कौन कौन से, मिस्र और बहरीन। और आपको याद होगा, अभी मंगल ग्रह पर 3 क्रेटरों के नाम भारतीयों के नाम पे रखे गए। एक देवेंद्र लाल के नाम पे रखा गया, और एक क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश के मुरसन शहर के नाम पे, और एक क्रेटर यानी कि एक गड्ढे का नाम बिहार के हिल्सा शहर के नाम पे रखा गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्पेस एक्स से याद आएगा कि ये इसरो के GSAT-20 उपग्रह को लॉन्च करेगा। स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उससे लॉन्च किया जाएगा। तो ये सारी बातें भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश में माउंट एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो आंसर होगा इटली। तो अभी हाल ही में इटली में जो माउंट एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, उनमें भीषण विस्फोट देखा गया है, जिससे राख और लावा बाहर निकल गया है। देखो, ये जो माउंट एटना है, ये इटली के दक्षिणी भाग में सिसिली द्वीप पर स्थित है। मैंने आपको बताया था एक बार एग्जाम में यही प्रश्न आया था कि माउंट एटना ये किस द्वीप पर स्थित है, तो सिसिली द्वीप पर है। और ये जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, ये भूमध्य सागर में है, और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्यों कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ? क्योंकि जब ये फटता है तो चारों तरफ उजाला उजाला हो जाता है भूमध्य सागर में, इसीलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहते हैं। देखो, इटली की बात करेंगे, कैपिटल आपको पता है रोम होती है, और रोम में किसका मुख्यालय मिलेगा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। अब 2024 में G7 को कौन होस्ट कर रहा है, इटली।
वैसे इटली की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। अच्छा, यहाँ पे वॉल्केनो से संबंधित कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये वो प्रश्न है जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक साथ कलेक्ट करके आपके लिए लेकर के आया हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि देखो, वो कौन सा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। कहाँ पर है? इटली में। और किस द्वीप पर है अगर ये पूछे तो ये है लिपारी द्वीप पे। और इटली में ही एटना ज्वालामुखी है, सिसिली द्वीप पे। विसुवियस ज्वालामुखी भी इटली में ही है। अच्छा, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार में मिलेगा। किलायू ज्वालामुखी हो गया, मोना लोआ ज्वालामुखी हो गया, ये अमेरिका के हवाई द्वीप में मिलेंगे। क्राकातोआ ज्वालामुखी हो गया, माउंट मेर्रापी हो गया, माउंट सिनाबुंग हो गया, सेमेरू ज्वालामुखी, ये सब इंडोनेशिया। ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प, वाटर वेपर। और रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। और इस रिंग ऑफ फायर के ऊपर या आसपास जो भी देश होते हैं वहां पे ये सारी गतिविधियां होती है। ये नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक आना, सुनामी आना, वॉल्केनो का फटना, ये सब वहीं पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पे आकर के मिलती है। जब भी उनमें हलचल होती है तो ये चीजें होती हैं, ये कारण है। और पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व ज्वालामुखी को ही कहते हैं, वॉल्केनो की ही कहते हैं। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न रखता हूं, चलो। माउंट रेबस ज्वालामुखी ये कहां पर है, ये आपको बताना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, आरबीआई ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा गोविंद सिंह को। तो अभी आरबीआई ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में गोविंद सिंह को पुनः नियुक्त किया है, यह आपको याद रखना है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि अभी आरबीआई ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं करंट अफेयर्स की क्लास में, बताओ देखें। पहले हम ऑप्शन देखते हैं, फिर मैं आपको उत्तर बताता हूं। तो निधु सक्सेना की बात करें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ बनी। एमवी राव इंडियन बैंक एसोसिएशन के हेड बने। और नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के हेड बने। तो मैंने आपसे पूछा अभी, आरबीआई ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो आंसर होगा एपी होता समिति। पढ़ा था हम लोगों ने, तो याद रखना, अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। और वैसे आरबीआई के गवर्नर आप जानते ही वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के हैं, मुंबई में मुख्यालय है। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन आयोग, जिसे शाही आयोग कहते हैं, उसकी सिफारिश पे। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। तो आरबीआई से ये कॉमन बातें, ये हमेशा मैं आपको बताता हूं, आपको याद होनी चाहिए। चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 जुलाई को। तो हर साल 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन देश के सभी मछुआरों, मछली किसानों और अन्य हितधारकों के सम्मान में मनाया जाता है। 2024 में ये 24वां नेशनल फिश फार्मर्स डे के रूप में मनाया गया। वैसे 10 जुलाई को ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे के रूप में भी मना रहे हैं। अच्छा, मछली से याद आएगा, एक वर्ल्ड ट्यूना डे भी मनाते हैं। ट्यूना भी एक प्रकार की मछली है। ये दिवस हम 2 मई को मनाते हैं। और एक वर्ल्ड फिशरीज डे भी होता है, जो हम 21 नवंबर को मनाते हैं। तो साथ में ये भी याद रखना आप। वैसे डे वाला प्रश्न है, बहुत दिन बाद आया। तो चलो, जुलाई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हमने मनाए ये हम देखते हैं एक बार। तो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे, जीएसटी डे और नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे मनाया। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, खेल पत्रकार दिवस और वर्ल्ड यूएफओ डे। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया। और 6 जुलाई को ही वर्ल्ड जूनोसिस डे के रूप में भी मनाया था। तो जुलाई के ये इतने से ही डेज हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना को कहां पे शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर योजना को शुरू किया है, जिसकी शुरुआत वाराणसी से हुई है। क्या होगा इसमें? तो अगर आप अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम लगवाते हो तो आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। मैक्सिमम 1,08,000 रुपए तक की आपको सब्सिडी मिलेगी। इसमें टाटा पावर लगाएगा
और टाटा पावर के स्टैटिक की बात करें, स्थापना होती है 1989 में और मुख्यालय आपको मिलेगा नोएडा यूपी में। अच्छा, यहाँ पे सोलर से संबंधित कुछ और भी प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो आपको याद होगा भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? गुजरात का मोढेरा गांव। और दिल्ली एयरपोर्ट बना पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। और देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गांधीनगर गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बनेगा, नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे। और देश का पहला सोलर सिटी बना सांची। और दीव, जो दमन दीव है, वहां पे दीव जो है वो दिन के दौरान पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला शहर बना है। आपको याद है भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री ये कहाँ पे बनेगी? उत्तराखंड में। कौन बनाएगा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक ये कहाँ पे बनेगा? हैदराबाद में, जिसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। और इसी तरह से याद होगा मोदी जी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की थी। और इसी तरह से 300 यूनिट बिजली भी फ्री दी जाएगी, ये भी कहा गया था। और आपको याद होगा भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे बना है? छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार सचिवालय अभी ये बना है असम का सचिवालय, जो कि मतलब पूरी तरह से सोलर से चलेगा। तो सोलर से संबंधित ये पॉइंट्स इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में किसने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया? तो आंसर होगा बीएसएफ। तो अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एसबीआई के सहयोग से श्रीनगर में बीएसएफ मुख्यालय में ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। तो इस पहल का उद्देश्य क्या है? एक हरियाली वातावरण बनाना और वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देना। देखो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है। डायरेक्टर जनरल है नितिन अग्रवाल। इसका मोटो होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य। आपको याद होगा भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी थी? सुमन कुमारी बनी थी। और वृक्षारोपण से याद आएगा, पर रिसेंटली हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश में एक मित्र वन योजना हमने शुरू की थी और उससे पहले हरियाणा में वन मित्र योजना शुरू की थी। दोनों एक जैसी हैं। उत्तर प्रदेश वाली तो मित्र वन है और हरियाणा वाली वन मित्र है, तो ये ध्यान में रख। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में यूनेस्को ने मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का 36वां सत्र कहां पर आयोजित किया? तो आंसर होगा मोरक्को में। तो कौन सा कार्यक्रम है? मानव और जीव मंडल कार्यक्रम, मतलब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसका आयोजन कौन करता है? यूनेस्को। तो पूरे विश्व के जो महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाता है। और अभी इसके 36वें सत्र का आयोजन हुआ है मोरक्को में, मोरक्को के अगादीर शहर में। और यहाँ पे अभी 11 देशों के 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स को इसमें शामिल किया गया है। तो 11 देशों के नाम तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। इन 11 में बेल्जियम और गाम्बिया देश ऐसे हैं जिनको पहली बार इसमें शामिल किया गया है, तो इसलिए दोनों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इन 11 में भारत का एक भी शामिल नहीं है, मतलब भारत शामिल नहीं है। वैसे भारत के पास टोटल बायोस्फीयर रिजर्व ये कितने हैं? 18 हैं, जिनमें से 12 ऑलरेडी इसमें शामिल हैं। पहला था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और नवीनतम था पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पे मोरक्को की बात है। मोरक्को ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसकी कैपिटल रबत होती है। करेंसी है मोरक्कन दिरहम। और यूनेस्को की अगर बात करते हैं, देखो यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। और आपको याद ही है कि जो भारत है ये पहली बार यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की मेजबानी कर रहा है। 46 नंबर का एडिशन है 2024 में। अच्छा, ये जो भारत है ये यूनेस्को का सदस्य कब बना था? 1946 में। वैसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत के 42 स्थल शामिल हैं। 42 नंबर का होयसला मंदिर है जो कि कर्नाटक में है और 41 नंबर का शांति निकेतन है जो कि पश्चिम बंगाल में है। और अभी यूनेस्को ने किसे भारत के 15वें अमूर्त धरोहर के रूप में चुना था? गुजरात के गरबा डांस को, तो ये भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद जिसका नाम है एलिवेट इसको लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने
एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद जिसका नाम एलिवेट है, इसको लॉन्च किया है। तो इसमें आपको कई असीमित कवरेज विकल्प मिलेंगे, असीमित वित्तीय सुरक्षा आपको इसमें मिलेगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है जो आपको आपकी ज़रूरत को समझ करके आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको बेस्ट से बेस्ट कवरेज की सलाह देगा। तो आपको तो सिंपल सा याद रखना है कि अभी किसने एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट को लॉन्च किया, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने, जिसकी स्थापना होती है 2001 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है और सीएमडी वर्तमान में है संजीव मंत्री। और वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रश्न है और जब भी एआई का प्रश्न आता है मैं कोशिश करता हूँ जितने भी एआई से संबंधित प्रश्न हमने पढ़े हैं करंट अफेयर्स में मैं आपको रिवाइज कराऊं। लेकिन आज वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा। कोई नहीं, अगली बार जब एआई का प्रश्न आएगा मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा। तो अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा अभी किसने की है इस एक्सियोम 4 मिशन के तहत? तो आंसर होगा नासा ने। तो एक्सियोम 4 मिशन को लॉन्च किया है नासा ने। ये नासा और अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है एक्सियोम स्पेस, उन्होंने मिलकर के शुरू किया है। देखो एक्सियोम 4 में 4 का क्या मतलब हो गया, ये इनका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए चौथा प्राइवेट अंतरिक्ष यात्री मिशन है, मतलब चौथी बार लॉन्च कर रहे हैं ये इसे। और अब इस मिशन के तहत हमारे गगनयान मिशन के लिए हमने जो 4 अंतरिक्ष यात्री सेलेक्ट किए थे ना, आपको याद होगा हमने पढ़ा था, तो उनमें से 2 को सेलेक्ट करके इसमें ट्रेनिंग देंगे और उनमें से भी केवल एक को ही ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजेंगे 14 दिनों के लिए। गगनयान मिशन तो आपने सुना होगा ना, ये हमारा पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है और हमने इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है, लेकिन जाएंगे केवल 3 ही, और ये चारों के चारों हमारे इंडियन एयरफोर्स से ही हैं। चारों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर हैं, एक ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन है, एक ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप है और एक विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। बाकी देखो बात नासा की है। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना होती है 1958 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक हैं बिल नेल्सन। तो गाइस ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 10 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, अभी किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा की? अडानी ग्रुप ने। फिर पूछा, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? गौतम गंभीर। फिर पूछ रहे किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शिवशंकरी को। फिर पूछ रहे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने? एलिसा माद्राजू। फिर पूछ रहे डीआरडीओ के द्वारा विकसित हल्के वजन के टैंक जोरावर का परीक्षण कहाँ पे किया गया? गुजरात में। फिर पूछ रहे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जनरेटिव एआई पेटेंट दायर करने वाला दुनिया का टॉप देश कौन सा है? चाइना। फिर पूछ रहे हैं पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो रशिया। फिर पूछा, जून महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया जसप्रीत बुमराह को। फिर पूछा, किस राज्य सरकार के द्वारा नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। और आखिरी प्रश्न पूछा, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता? जॉर्ज रसेल ने। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा गुजरात में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।